Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Ruchi. Today we will do comparing quantities for class 8th and ये वीडियो मैंने दो पार्ट्स में बनाई है. पार्ट 1 में हम लोग सभी टॉपिक्स कवर करेंगे जो भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हैं, बट पार्ट 2 में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगी थोड़ा डिटेल के अंदर, राइट. तो बिफोर स्टार्टिंग मैं अपनी हमेशा वीडियोस में बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. आपको सिर्फ एक ही बारी चैनल सब्सक्राइब करना है, जस्ट एक ही बारी बटन प्रेस करना है, दैट्स इट. एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा बिकॉज तभी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ पाएंगे. तो थैंक यू. नाउ विल स्टार्ट कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़. तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ आपने 7th क्लास में भी किया हुआ है, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद रेशियो. रेशियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है. कंपेयर करने का मतलब ही रेशियो होता है, राइट. रेशियो मीन्स इट मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़, राइट. तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं. अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि नंबर ऑफ गेम्स 1, ठीक है, कितनी गेम्स आपने जीती 5, एंड नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, आपने कितनी गेम्स खेली टोटल, दैट इज 10. तो अब आपको रेशियो निकालना है. अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द रेशियो ऑफ व्हाट गेम्स 1, पहले आपको दे रखा होगा गेम्स 1 टू गेम्स प्लेड. तो हम गेम्स 1, जो भी चीज़ पहले दे रखी होती है वो ऊपर लिखते हैं एंड नीचे लिख देते हैं जो चीज़ बाद में दे रखी होती है गेम्स प्लेड. तो इस तरीके से हम दो चीज़ों को, दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है. गेम्स 1 कितनी है 5, टोटल गेम्स प्लेड कितनी है 10, 5 1 जा, ठीक है, 10, 5 2 जा, तो आंसर इज 1/2. और रेशियो में हम कैसे लिखेंगे, रेशियो में हम लिखेंगे 1:2, राइट. तो दिस इज द रेशियो. तो ये तो हो गया हमारा रेशियो का, ठीक है. हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रीवियस टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. अब एक एग्जांपल हम लोग थोड़ा और ले लेते हैं. अगर आपको आए कंपेयर करने को 90 सेंटीमीटर टू 3 मीटर, ठीक है, तो अब कैसे करेंगे आप लिखेंगे, देखो जो भी चीज़ पहले ले रखी है वो हम ऊपर लिखेंगे 90 सेंटीमीटर अपॉन 3 मीटर. अब आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी होती है, जब भी हम कंपेयर करते हैं या रेशियो के अंदर जो ये यूनिट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं. अब यहाँ पर सेंटीमीटर है, मीटर है, आपको चेंज करना है किसी एक को, या तो सेंटीमीटर को मीटर बनाओ या मीटर को सेंटीमीटर बनाओ. तो जो ज़्यादा इजी लगे वो आप करिए. अब ज़्यादा इजी क्या होता है कि मैं करती हूँ, मैं 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देती हूँ. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा. तो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया, 3 1 जा, 3 3 जा, तो आंसर क्या आ गया, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 10, ठीक है. तो रेशियो हमारा हो गया इसका 3:10, राइट. तो ये तो हमारा रेशियो का हो गया. आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी होती है रेशियो में निकालने में कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए, और जब भी रेशियो आता है उसके अंदर कोई यूनिट्स नहीं होती हैं, राइट. तो रेशियो हैज़ नो यूनिट्स. अब जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज परसेंटेज, ठीक है, कि परसेंटेज क्या होती है. परसेंटेज को सबसे पहले तो हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है. अब ये होता क्या है, इट इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन with its denominator as 100, ठीक है. ये होती है परसेंटेज. मान लीजिए आपको 20% बोला जाए तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 20/100. 15% बोला जाए तो कैसे लिखेंगे, 15/100, राइट.
तो दिस इज़ परसेंटेज, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं अभी ये वाला जो आपने ये पहले किया हुआ है, राइट। तो अब हम लोग रेशियो एंड परसेंटेज के ऊपर आपको कैसे सम्स आ सकते हैं वो करते हैं, राइट। नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेजेस। मैंने एक एक एग्जांपल हर टाइप का ले लिया है, तो लेट्स डू। अगर आपको रेशियो आता है 1:2, इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे लिखेंगे? 1:2 का मतलब क्या होता है? 1/2। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट लगाइए, परसेंटेज बाहर लगा दीजिए, राइट। अब ये 2 1s, ठीक है, अब ये कट जाएगा यहाँ से, 5s 0, तो 1 × 50, आंसर कितना आ गया? 50%, राइट। देख लो 1:2, 1/2 इंटू 100% करना है, इसको सिंप्लीफाई किया, 50% आंसर आ गया। अब अगर फ्रैक्शन में है 11/5, तो इसको कैसे करोगे? 11/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट लगाइए, बाहर परसेंटेज, उसके बाद कट कर दीजिए, 5 1s 5 2s 0, 11 2s 22 और 0 का 0 लगाया, मतलब आपको सिंप्लीफाई करना है, वो तो आपको आता है, राइट। तो 220%। उसके बाद 0.35 है, अब पॉइंट है तो 0.35 इंटू 100, ब्रैकेट लगाइए और उसके बाद परसेंटेज लगा दीजिए। अब देखिए पॉइंट है तो इस पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा। पॉइंट को कैसे हटाएंगे? 35 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में आपको 100 लिखना है। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते तो डिनोमिनेटर में 1000 लिखना होता है। ये तो डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो उसके बाद 100 से ही मल्टीप्लाई है, उसके बाद बाहर परसेंटेज का साइन, 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आएगा हमारा इस केस में? 35%, सिंपल। अब ये यहाँ पे एक और मैंने ले लिया है पॉइंट वाला ही। अब देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो ठीक है। अभी आपको इसको परसेंटेज में पहले एक स्टेप लिखिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, उसके बाद आप पॉइंट हटाइए, 125 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे इस केस में, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, उसके बाद 100, ठीक है, फिर परसेंटेज लगा दिया। अब देखिए ये 2 0 से 2 0 हमने कट कर दिया, लेकिन अभी भी एक 0 बच गया है। अब इस 0 को क्या करेंगे? अब इसमें हम दोबारा से पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। एक 0 है तो यहाँ से 125 आंसर था, नीचे 10 बचा हुआ है, तो एक डिजिट यहाँ से काउंट करेंगे राइट साइड से और पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो 12.5% इज द आंसर, राइट। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। पहले पॉइंट को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट से तो 3 0 लगाए इंटू 100%, 2 0 से 2 0 कट गए हमारे, एक 0 बच गया। देन अगेन 125 को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, तो एक डिजिट राइट से काउंट करके पॉइंट यहाँ लगा देंगे और आंसर आ जाएगा 12.5%, राइट। अब एक सम हम लोग और कर लेते हैं इसके ऊपर, परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला ही। अगर आपको एक सम आता है 2:8 रेशियो, अभी रेशियो में परसेंटेज कन्वर्ट करना तो हमने सीखा, ऐसे ही सीखा ना, 2/8 इंटू 100% आप चेंज करके इसका आंसर निकाल दीजिए। लेकिन अगर ऐसा आए आपको क्वेश्चन कि 2:8 दे रखा है आपको, या कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है और आपको वो बोल रहे हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच पार्ट मतलब 2 का परसेंटेज निकालो और 8 की भी परसेंटेज निकालो, तो आप कैसे करोगे? इस केस में हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ 2, जो 2 है उसकी क्या परसेंटेज है, तो ऊपर लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे टोटल पार्ट्स, 2 + 8 दोनों को मिला के कितना आया? 10 इंटू 100%, ठीक है। तो एक 0 से एक 0 कटी, 2 इंटू 10, आंसर इज 20%। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ 8, जो 8 है उसकी कितनी परसेंटेज है, तो ऊपर लिखेंगे 8, नीचे लिखेंगे दोनों का टोटल पार्ट्स, ठीक है। ऊपर वही लिखेंगे जिसका परसेंटेज निकालनी है, नीचे टोटल पार्ट्स लिखेंगे इंटू 100%, 0 से 0 कट किया, 8 इंटू 10 80%, राइट। तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि एक्सप्रेस 9% एज रेशो, तो आप कैसे लिखेंगे? 9%, परसेंट का मतलब कैसे लिखते हैं आप?
अभी हम लास्ट में सीखा था ना परसेंटेज में 9% मीन्स 9/100। तो इसको रेशियो में आप कैसे लिख देंगे, 9:100। बस ये कन्वर्ट हो गया। अगर 9/100 में कुछ सिंप्लीफाई होता है, अगर आपको कट हो सकता है, सेम फैक्टर आ रहा है इसके बीच में, तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर आप रेशियो में लिखिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, 9/100 ही था, तो इसलिए मैंने 9/100 9:100 रेशियो में लिख दिया। एक्सप्रेस 0.5% एज फ्रैक्शन। 0.5% मतलब 0.5/100, राइट। तो इसको आप कैसे करेंगे, पहले आप पॉइंट हटाइए, तो 5/, क्या हो जाएगा, 100 तो ऑलरेडी था, पॉइंट का बाद एक डिजिट थी, तो नीचे आ गया एक और 10, ठीक है, एक और 0 आ गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/, आप इसको आप कट कर दीजिए पहले, 1 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो क्या आ जाएगा, 2 × 100 200। तो इसको फ्रैक्शन में आंसर क्या हुआ, 1/200। दैट्स इट। सिंप्लीफाई हमें करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था तो हमने 9:100 लिख दिया, यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है तो हमें करना पड़ेगा। अब 16.3% एज डेसिमल, इसको डेसिमल में करना है। अब 16.3% मतलब 16.3/100, ठीक है। अब पॉइंट हटाना है, तो 163, 100 आया, एक 10 और लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, तो ये आ गया। अब ये तो कुछ और कट नहीं हो सकता, 163 और नीचे 1000 के अंदर, तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो 163, नीचे कितनी आ गई, अब 3 0 आ गई, तो ऊपर आपको 3 डिजिट्स काउंट करनी होंगी, 1 2 3, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इस केस में, राइट, 0.163। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि नीचे 2 0 हैं, तो आप इसको यहाँ पॉइंट को यहाँ पे और शिफ्ट कर देते, लेकिन मैंने समझाने के आपको इस तरीके से बताया है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा, उसके बाद आप पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग आगे के सम्स करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट % ऑफ 20 इज 40। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, व्हाट % ऑफ 20 का कितना % जो है 40 आता है आंसर। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट द, जो हमें पूछा गया है व्हाट % पूछा गया, लेट द % बी x, हमने x ले लिया, ठीक है। अब x% ऑफ 20 इज मतलब इक्वल्स टू 40, ठीक है। हमने x लिया, व्हाट % बी, तो हमने ले लिया लेट द % बी x। तो वो बोल रहे हैं व्हाट % ऑफ 20, तो x% ऑफ 20 इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। अब जब भी इक्वेशन बन जाती है सम बहुत इजी हो जाता है। इक्वेशन अगर आपने बना ली तो आपका सम सॉल्व हो गया, समझिए। अब देखिए x% मतलब x/100, x/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 40। ये इम्प्लाइज, फिर इम्प्लाइज लगाएंगे। अब ये 100 नीचे है तो 100 इक्वल्स टू के इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं आप, सिंपल इक्वेशंस के अंदर आपने ऐसे ही किया, आपने 6th 7th में सीखा है ये सब। तो अब x की वैल्यू निकालनी है अब हमें, तो x इक्वल्स टू 40, इक्वल्स टू किधर क्या है 40, ये 100 नीचे था डिनोमिनेटर में, इधर जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया, और जो ये 20 है वो यहाँ नीचे आ जाता है, ठीक है। 20 ऊपर था तो वो नीचे आ जाएगा, नीचे अगर कोई वैल्यू होती तो नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, और नीचे अगर कोई वैल्यू है तो वो ऊपर चली जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, यूं करके यूं ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 0 से ये 0 कटा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आंसर क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, और एक 0 है 0, तो आंसर इज 200। वो बोल रहे हैं ना व्हाट % ऑफ 20 इज 40, तो 200% ऑफ 20 इज 40, राइट। कि 200% का 200% जो है 20 का 200% 40 होता है,
समझिए आप, एक बार और समझिए। व्हाट परसेंट ऑफ 20, 20 का कितना परसेंट 40 होता है? तो 20 का 200% 40 होता है। तो आंसर परसेंटेज में आएगा, क्योंकि उन्होंने हमें व्हाट परसेंट पूछा है, तो आपको एंड में परसेंटेज लगानी पड़ेगी, राइट। तो अब एक सम हम और कर लेते हैं। आपको इस टाइप का एक सम भी आ सकता है कि 5% ऑफ 50, ये तो खैर बहुत इजी है। नाउ वी हैव टू फाइंड, ये तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा, लेकिन मैं हर टाइप का एक एग्जांपल कवर करना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन। 5% मीन्स 5/100 इंटू ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 50, एक जीरो से जीरो कटा, आंसर कितना आया? 5 5 ज़ा 25, नीचे आ गया 10, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए 2.5, पॉइंट लगा देंगे, राइट, क्योंकि नीचे 10 है तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो 2.5 इज द आंसर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज इफ 32% ऑफ अ नंबर इज 8, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको निकालने को बोलिए, आप पहले तो उसको ले लीजिए लेट द नंबर बी x, उसके बाद लिखिए अकॉर्डिंग टू द सम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सम 32% बोल रहे हैं वो, 32% ऑफ अ नंबर। अब नंबर को हमने क्या ले लिया? x, तो 32% ऑफ x लिख देंगे हम। इज 8 मतलब इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशंस फॉर्म करना आपने सिंपल इक्वेशंस में बहुत अच्छे से सीखी हुई हैं, तो आई होप कि ये सब कुछ आपको आता है इक्वेशंस फॉर्म करना। उसके बाद हम इम्प्लाइज लगाएंगे। 32% मतलब 32/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 8। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू x इधर ले लेंगे, इक्वल्स टू, अब ये 100 है तो इक्वल्स टू के उधर जाके ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और ऊपर जो भी कोई वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो 32 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 0 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा। ठीक है, आपको बस ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो आंसर आ गया दैट इज 25। इसका मतलब 32% ऑफ 25 इज 8, राइट। तो ये हमारे प्रीवियस टॉपिक सब कवर हो गए जो अभी तक आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैंने एक एक टाइप का एग्जांपल ले लिया है। अब हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ 8th क्लास में जाएंगे, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। ओके, नाउ वी विल डू फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, बिकॉज मुझे फील होता है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है। द वैल्यू ऑफ ए कार डेप्रीशिएट्स, डेप्रीशिएट मतलब डिक्रीज, डिक्रीज करते हैं तो इसका मतलब हमें माइनस करना है। इसकी जगह एप्रिशिएट्स होता तो इसका मतलब इंक्रीज, इंक्रीज मतलब प्लस। ठीक है, तो ये आप वर्ड ध्यान में रखिए, डेप्रीशिएट मतलब माइनस, एप्रिशिएट मतलब प्लस। दी वैल्यू ऑफ ए कार डेप्रीशिएट्स एवरी ईयर बाय 20%। अब आपने कार खरीदी, अब आप कार यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी डे बाय डे। ठीक है, बिकॉज आप यूज़ करते जा रहे हैं, तो जो कार की वैल्यू है वो हर साल एवरी ईयर उसकी जो कॉस्ट होगी उससे 20% डिक्रीज हो जाती है। वो ये दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड आउट इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। आप एक साल के बाद बताइए कि कार की वैल्यू कितनी हो जाएगी इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 3,50,000। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार कितनी है? ₹3,50,000। डिक्रीज इन वैल्यू या डिक्रीज इन प्राइस, कुछ भी लिख सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर। अब 1 ईयर के बाद कितना डिक्रीज हो जाएगा प्राइस? आफ्टर 1 ईयर कितना डिक्रीज होगा? अब डिक्रीज किस पे होगा? इस पे ही होगा। अभी 3,50,000 है, इसी पे डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? 20%। तो डिक्रीज प्राइस आफ्टर 1 ईयर, तो डिक्रीज प्राइस हम किस पे निकालेंगे? 20% ऑफ 3,50,000। ठीक है, डिक्रीज
इन प्राइस, हमने लिखा है डिक्रीज इन प्राइस, या आप लिख सकते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अभी सिर्फ हम जो डिक्रीज हो रहा है वो निकाल रहे हैं, कार की वैल्यू नहीं निकाल रहे 1 साल बाद, ठीक है। अब देखिए 20/100, 20% मतलब 20/100 इंटू 3,50,000। आपने ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गई, तो आंसर जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 35 इंटू 2 70, और 1 2 3 70,000 जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा प्राइस 1 साल के बाद, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्राइस आफ्टर 1 ईयर इतना। अब हमें निकालना है क्या, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 1 ईयर। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 1 ईयर। अब हमने खरीदी कितने की थी, या थी कितने की 1 साल पहले, ₹3,50,000, ठीक है। अब 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, डिक्रीज इन प्राइस आफ्टर 1 ईयर, 70,000 उसकी वैल्यू कम हो गई। तो 1 साल बाद वो कार कितने की होगी, तो अब आपको माइनस कर देना है। अगर एप्रिशिएट होता तो यहाँ पे आपको प्लस कर देना था, यही चीज़ थी मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताई थी, माइनस और प्लस। डेप्रिशिएट है इसलिए माइनस, एप्रिशिएट होता तो प्लस कर देते। अब 3,50,000 में से 70,000 अगर माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 2,80,000। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 1 ईयर, राइट। तो दिस इज डेप्रिशिएट्स एंड एप्रिशिएट, या फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस समझने के लिए हमें पहले कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस समझना पड़ेगा, राइट। तो कॉस्ट प्राइस जो होती है हम उसको CP से डिनोट करते हैं, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज परचेज। मान लीजिए हमने कुछ खरीदा तो दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं SP से, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। तो और जब हमने खरीदा तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और अगर आगे हमने उस आर्टिकल को बेच दिया तो वो उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा, पेन आपने 10 रुपीज़ का खरीदा, आगे आपने उसको 15 का या 12 का बेच दिया, तो जो खरीदा दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, जो बेचा आपने उसको आगे दैट इज़ सेलिंग प्राइस, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल की, मान लीजिए आपने कोई बुक ली या कोई पेन लिया या कोई बैग लिया, उसकी कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ है और आपने उस आर्टिकल को बेचा 110 रुपीज़ में, तो आपने खरीदा तो 100 रुपीज़ में, ठीक है, और बेचा आपने 110 रुपीज़ में, इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज़ नोन एज प्रॉफिट। जब आपने उसको ज़्यादा में बेचा और कम में खरीदा तो हमें उस केस में क्या हो जाएगा, जब SP होगा ग्रेटर देन CP तो उस केस में हो जाएगा हमें प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम P भी लिख सकते हैं और प्रॉफिट पूरा भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं, राइट। उस केस में हमें प्रॉफिट होगा जब SP बड़ा होगा। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, बिकॉज SP बड़ा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये CP जो है 100 है और हमने जो आर्टिकल को बेचा वो 90 रुपीज़ का है, इसका मतलब हमें लॉस हो गया 10 रुपीज़ का। खरीदा तो ज़्यादा का, बेचा कम का, तो उस केस में क्या हो गया, SP जो है कम हो गया हमारा CP से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमें उस केस में हमें लॉस हो जाएगा, राइट। उस केस में हमें लॉस हो जाएगा। तो लॉस केस में क्या होएगा, CP माइनस SP। वाई, क्योंकि इस केस में CP बड़ा है तो CP माइनस SP लिखेंगे। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ फॉर्मूलेज बता देती हूँ, तो वो आपको याद होने चाहिए, सो दैट आपको सम्स करने में बहुत आसानी हो जाएगी आगे। तो अब नेक्स्ट मैं आपको वो सारे फॉर्मूलेज बताने जा रही हूँ। नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज ऑफ प्रॉफिट, लॉस, SP एंड CP। तो ये अगर आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे तो आपको सम्स करने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये फॉर्मूलेज
याद कर लीजिए, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला तो अभी हम कर चुके हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP एंड लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो आप कैसे करेंगे? प्रॉफिट अपॉन CP। जब भी परसेंटेज निकालनी होती है तो वो हम CP से डिवाइड करते हैं, चाहे हम प्रॉफिट परसेंट निकालें चाहे लॉस परसेंट निकालें। क्यों? बिकॉज प्रॉफिट और लॉस दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। जो चीज़ हमने खरीदी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। इसलिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100%। नेक्स्ट इज, अगर आपको SP निकालना है और अगर आपको CP दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर SP निकालना है और CP दे रखा है और लॉस है जिस केस में, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर प्रॉफिट दे रखा है और SP दे रखा है और CP निकालना है तो ये। एंड सिमिलरली अगर CP निकालना है और लॉस दे रखा है, लॉस परसेंटेज, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूलेज आप लर्न कर लीजिए सो दैट आप जब सम्स करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्काउंट। डिस्काउंट वर्ड आते ही हमें माइंड में ये आता है कि यस डिस्काउंट है तो यार पैसे कम देने पड़ेंगे, कुछ कम हो जाएगी वैल्यू हमारे आर्टिकल की जो भी हम खरीदेंगे, राइट। तो डिस्काउंट होता किस पे है? डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस को हम डिनोट करते हैं MP से। अब मार्क्ड प्राइस क्या होता है? जो टैग लगा होता है, जब आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं उस पर आर्टिकल पे एक टैग होता है, तो दैट इज नोन एज मार्क्ड प्राइस। द प्रिंटेड प्राइस और टैग्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। और मार्क्ड प्राइस पे ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन MP, मतलब मार्क्ड प्राइस जो होता है उसी पे डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट इज जनरली गिवन एज परसेंटेज ऑफ MP। जनरली आपने देखा होगा डिस्काउंट ऐसे नहीं होता कि 10 रुपीज़ डिस्काउंट है, 50 रुपीज़ डिस्काउंट है, 500। जनरली ये होता है डिस्काउंट 5% डिस्काउंट, 10% या 50% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा या ज़्यादातर परसेंटेज में ही होता है। अब अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिल गया, तो अब आपकी जो आर्टिकल आपको जो मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट उसको हम बोलेंगे सेल प्राइस। अब सेल प्राइस क्या होता है? जो मार्क्ड प्राइस आपके आर्टिकल का था ओरिजिनल, मान लीजिए 1000 रुपीज़ था, उसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर दीजिए जितना आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो वो आपकी आ जाएगी सेल प्राइस। इसी से एक और फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। ये एक फॉर्मूला हो गया, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ से अगर आपको डिस्काउंट निकालना हो, ठीक है, और आपको MP और सेल प्राइस अगर दे रखा है एग्जाम में कोई सम में, तो आप डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे से बन जाएगा MP माइनस सेल प्राइस। तो ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा। आपको कभी कभी डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालने को आ सकती है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? मार्क्ड प्राइस पे। तो डिस्काउंट परसेंटेज तो कैसे निकालेंगे? D, डिस्काउंट मतलब D अपॉन MP इंटू 100%, राइट। ये फॉर्मूला हो गया डिस्काउंट परसेंट का, D अपॉन MP, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100%। तो इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, राइट। Now the question is, this question is based on discount, right? The MP of a sewing machine is rupees 2300, मतलब मार्केट प्राइस जो स्विंग मशीन का है वो इतना है। इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% और आपको 4% डिस्काउंट मिल रहा है इस मशीन पे। फाइंड द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बाद आपके प्राइस कितना पड़ेगा, मतलब हमें सेल प्राइस निकालना है ऑफ द मशीन। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए आप एग्ज़ाम में भी इस तरीके से लिखेंगे, MP इज इक्वल्स टू 2300, 2300 मार्क्ड प्राइस है। डिस्काउंट जो हमें दे रखा है दैट इज़ 4%। अब डिस्काउंट जो होता है वो किस पे होता है? अभी हमने पहले डिस्कस किया था, डिस्काउंट हमेशा MP पे होता है। तो अब हम पहले निकाल लेते हैं कि डिस्काउंट कितना मिला। यहाँ तो हमें परसेंटेज में दे रखा है, अब हम लोगों को ऐसे निकालना है कि डिस्काउंट एक्चुअली में है कितना। तो 4% ऑफ डिस्काउंट, 4% ऑफ MP, राइट।
तो 4/100 इंटू 2300, 0000 से कट गया, तो 4 इंटू 23 अगर हम करेंगे तो हमारा 92 आएगा। 92 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। 92 रुपीज़ में वॉशिंग मशीन नहीं मिल रही है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। 92 का तो अभी डिस्काउंट है हमें। अब हम लोग निकालेंगे प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के बाद जो मशीन है वो, इसको आप सेल प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज सेल प्राइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ओरिजिनल प्राइस था दैट इज ₹2300, ठीक है। दिस इज MP एंड दिस इज डिस्काउंट। उसमें से जो हमारा डिस्काउंट है वो माइनस कर दीजिए। तो 2300 में से अगर आप 92 माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा दैट इज ₹2208, राइट। इतना ही आएगा हमारा, राइट। हाँ, 2208 हमारा आंसर आएगा। तो दिस इज द प्राइस ऑफ द स्विंग मशीन आफ्टर डिस्काउंट। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिस्काउंट परसेंटेज हमें 4% दे रखा था, तो पहले हमने डिस्काउंट निकाला कि डिस्काउंट एक्चुअली में है कितना। तो डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, MP पे। तो 4% ऑफ MP, 4/100 इंटू 2300, 92 आया। अब जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें से 92 रुपीज़ माइनस कर देंगे, मतलब कम कर देंगे, बिकॉज ये हमारा डिस्काउंट है। तो उसके बाद आंसर हमारा ये आ गया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स। टैक्स के बारे में आप लोगों ने बहुत बार अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि टैक्स पे करना है या इस आइटम पे इतना टैक्स लग गया है। तो जब भी हम टैक्स की बात करते हैं इट मीन्स हमें कुछ एक्स्ट्रा पे करना है टैक्स में। जब हम डिस्काउंट की बात कर रहे थे तो हम खुश हो रहे थे कि हमें कुछ कम पे करना है, बट हम जब टैक्स की बात करते हैं इट मीन्स हमें कुछ, जो हमने आइटम खरीदा उस पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, टैक्स, जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। टैक्स के अंदर होता है एक सेल टैक्स, गवर्नमेंट हमसे लेती है सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे जो है वो सेल टैक्स लगता है, और जो सेल टैक्स लगता है वो हमारे जो बिल होता है, जब हम शॉपकीपर से बिल लेते हैं उस बिल के अंदर वो हमारा सेल टैक्स ऐड कर देते हैं। तो हम लोग शॉपकीपर को बिल दे देते हैं विद द सेल टैक्स भी हम दे देते हैं, बट वो पैसे शॉपकीपर नहीं रख लेता है, शॉपकीपर को आगे गवर्नमेंट को पे करना होता है। लेकिन एक्चुअली में वो टैक्स पे कौन कर रहा होता है, कस्टमर्स, हम लोग पे कर रहे होते हैं उस आइटम पे जो हमने खरीदा होता है, राइट। दूसरा टैक्स होता है वैट हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि ये जो हम आर्टिकल खरीदते हैं, कोई भी आइटम खरीदते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है वैट। उस आइटम की वैल्यू इतनी नहीं होती है, लेकिन वैट लगने के बाद ज़्यादा हो जाती है, तो इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो वैट जो है बहुत सारे आइटम्स में होता है एंड बहुत सारे आइटम्स में नहीं भी होता है। तो इसकी वैल्यू हर एक आइटम की वैल्यू के ऊपर वैट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो वो जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसके ऊपर कितना वैट लगना है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि व्हाट इज सेल टैक्स, वैट, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आसानी होगी करने में, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज एडेड, टैक्स हमेशा ऐड होता है, हमें ज़्यादा पे करना होता है, डिस्काउंट में हमें कम पे करना होता है। तो अब हम लोग इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज 27,000, टैक्स इज 12%, फाइंड द अमाउंट वी हैव टू पे। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर 27,000 और इसके ऊपर हमें टैक्स लग रहा है 12%। तो सबसे पहले तो हम सेल टैक्स निकालेंगे कि हमें सेल टैक्स देना कितना है। अभी परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। तो 12%, अब हम इसे अमाउंट में निकालना है। 12% ऑफ व्हाट, 27,000 पे टैक्स लगेगा, तो ऑफ 27,000, ठीक है। तो 12/100 इंटू 27,000। अब इसको आप 2 0 से लास्ट के 2 0 कट जाएगी। 12 इंटू 27 अगर आप करेंगे तो 7 2 14, 7 7 8, क्रॉस 2 2 4 एंड 2 1 2। कितना आया आंसर, 3।
तो ₹324 और 0, राइट, 1 0 बच जाएगी, तो 1 0 आ गया। तो 3240 जो है हमें टैक्स देना है इस कंप्यूटर के ऊपर। तो अमाउंट वी हैव टू पे, ठीक है, अमाउंट वी हैव टू पे। अब हमें कितना पे करना है? 27,000 तो ऑलरेडी हमें देना ही देना है, उसके ऊपर हमें टैक्स लग गया है 3240 का, राइट। अब वो 3240 हम ऐड कर देंगे, डिस्काउंट में हमने माइनस किया था ना, जिस तरीके से इधर हमें ऐड करना है। तो 27,000 उसमें अगर आप 3240 अगर ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 30240, ठीक है, 30240, ठीक है। अगर अब आपने देखा कि हमारा वैसे कंप्यूटर 27,000 का था, लेकिन टैक्स लगने के बाद 30,240 का हम लोगों को पड़ गया। तो इसलिए टैक्स जब लगता है तो वैल्यू बढ़ जाती है किसी चीज़ की, और डिस्काउंट होता है तो वैल्यू कम हो जा, वैल्यू मीन्स प्राइस कम हो जाता है, राइट। Now we'll do the next topic. Now the next topic is compound interest. This topic is very important, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI से भी डिनोट करते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से आई थिंक आता होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैं अभी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के का डिफरेंस पता चल जाएगा। एंड एक चीज़ और पता चल जाएगी कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा किस में लगता है जनरली, एंड उससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मीन्स अगर आपने किसी से पैसे लिए, ठीक है, प्रिंसिपल को हम P बोलते हैं, से आपने किसी से पैसे लिए 5,000 रुपीज़, या बैंक से पैसे लिए 5,000 रुपीज़ आपने उधार लिए, तो दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपने किसी से पैसे लिए, अब आपने पैसे लिए 2 ईयर्स के लिए, टाइम जो होता है हमेशा ईयर्स में होता है, ये बात याद ध्यान रखिएगा। जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो मैं अभी आपको बताऊंगी। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम जो होता है हमेशा ईयर्स में होता है, अगर मंथ्स में दे रखा होता है तो उसको हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो टाइम जो है वो है हमारा 2 ईयर्स, हमने 2 साल के लिए लिया है कि भाई हम 2 साल के बाद हम आपके पैसे देंगे। अब कोई अगर आपको पैसे देगा 2 साल के लिए, तो वो को इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ना आपसे, तो अब वो किस रेट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा? या बैंक से अगर आपने पैसे लिए तो बैंक भी कोई इंटरेस्ट लेगा कि भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो आपको मैं मान लीजिए 6% पर एनम, पर एनम मीन्स 1 साल, 1 साल के 6% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5,000 रुपीज़ के लिए 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 साल के बाद आप पैसे लौटाएंगे बैंक को, तो आपको 5,000 नहीं लौटाने होंगे, आपको उसको बोलते हैं आप अमाउंट। अमाउंट मतलब कि जो आप 2 साल के बाद पैसे लौटाएंगे बैंक को, वो कितने लौटाएंगे? एक तो प्रिंसिपल लौटाएंगे उसका जो आपने लिया, प्लस आप उसको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो दिस इज द इंटरेस्ट जो 6% के रेट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस I। तो अब आपको प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता चल गया, ठीक है। अब हम यही वाली वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 साल के बाद इंटरेस्ट कितना लगेगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। फर्स्ट ईयर का देखते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? जो आपने प्रिंसिपल लिया उसी पे इंटरेस्ट लगेगा ना, 6%। तो 6% ऑफ 5,000 तो कितना हुआ? 6/100 इंटू 5,000 अगर आप करते हैं तो ये 2 0 से 2 0 कट की 6 5 30, ये 1 0, तो 300 रुपीज़ का,
ठीक है, ये 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कटे, 6 5 30, 1 0 आ गई। तो इसका मतलब पहले साल में आपको 6% के हिसाब से जो इंटरेस्ट लगा 5000 पे वो 300 रुपीज़ लगा। अब हम लोग सेकेंड ईयर का देख लेते हैं। सेकेंड ईयर में भी रेट 6% ही रहेगा, ठीक है, और प्रिंसिपल भी सेम ही रहेगा। 5000 है तो 5000 ही रहता है सेकेंड ईयर में भी, ठीक है, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब ये बात मैं आपको यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में 5000 है तो सेकेंड ईयर में भी 5000 हो जाए, वहाँ चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट ये एग्जांपल एक बारी समझा रही हूँ सो दैट आपको ये पता रहे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सेकेंड ईयर में भी 6% के हिसाब से 5000 के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो सेम यही आ जाएगा, ठीक है, 3000 ही आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा 2 साल का, क्योंकि टाइम तो 2 साल ही था ना, 2 इयर्स। अगर 3 इयर्स होता तो हम 3 इयर्स के लिए निकालते, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, ₹300 प्लस ₹300 इक्वल्स टू ₹600। 600 हमारा इंटरेस्ट बन गया। अब जो हम अमाउंट पे करेंगे, तो अमाउंट कितना पे करेंगे 2 साल बाद, 5000 तो हमारा ऑलरेडी था, प्लस इंटरेस्ट हमारा हो गया 600, तो हमारे को टोटल पे करना है 5600, राइट। ये हमें अमाउंट पे करना होगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। अब सेम एग्जाम्पल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट ईयर का ऐसे क्यों निकाला, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू टी इंटू आर। तो राइट, हम उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात समझाना चाहती थी सिंपल इंटरेस्ट के केस में कि जब आप फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं तो भी प्रिंसिपल 5000 ही है, सेकेंड ईयर का जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो भी प्रिंसिपल 5000 ही है। तो प्रिंसिपल चाहे आप किसी भी ईयर में ले, चेंज नहीं होता इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आप चाहें तो देखिए, आप डायरेक्ट भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। प्रिंसिपल कितना है 5000। अब देखो प्रिंसिपल हमने 5000 ही लिया ना, और टाइम हम लोगों ने 2 साल ले लिया, तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहा दोनों सालों के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 6/100। अब सिंपल इंटरेस्ट ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, राइट। अब कितना आएगा, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और 1 जीरो बचा 1 जीरो, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 600 आ गया। और अभी हमने जो किया था तभी भी हमारा टोटल 600 हुआ था। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला तो यही इजी है। वो मेरा मतलब ये था कि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि प्रिंसिपल जो है वो किसी भी ईयर के लिए सेम ही रहता है इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल करते हैं सो दैट आपको इनके बीच में डिफरेंस पता चलता है। नाउ द क्वेश्चन इज, what will be the compound interest? CI means compound interest on ₹5000 for 2 years at 6% per annum। जो ये वैल्यूज़ ली हैं प्रिंसिपल की, टाइम एंड रेट, ये मैंने सेम वैसा ही लिए जो अभी लास्ट सिंपल इंटरेस्ट के केस में लिया था, सो दैट आपको कंपेयर करने में आसानी होगी SI एंड CI को, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि CI हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, जो दे रखा है 5000 है, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालिए, P इंटू टी। अब हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेथड अलग होगा फाइंड आउट करने का, CI, राइट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 5000 इंटू, अब टाइम कितना है
हर एक साल का अलग अलग निकालेंगे। 2 ईयर्स है ना, तो हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 1 लेंगे, क्योंकि अभी एक साल का, फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरे साल का, और अगर 3 होता तो नेक्स्ट स्टेप में एक और साल का, ऐसे निकालेंगे। तो R कितना है 600, 0 0 0 0 5 6 30 और ये तो 300 आ गया हमारा। तो ये 300 हमारा इंटरेस्ट आ गया फॉर फर्स्ट ईयर। अब क्या आएगा, अमाउंट ए मीन्स अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद हमें कितना अमाउंट पे करना है, कितना करना है, P प्लस आई। P कितना था फर्स्ट ईयर के लिए, P कितना था 5000 प्लस आई कितना आया है फर्स्ट ईयर के लिए 300। ठीक है, तो ₹5300 इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये हमें अमाउंट पे करना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पे ही आपको ध्यान देना है कि क्या होगा नेक्स्ट। नाउ जो ये अमाउंट आया है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हमारा प्रिंसिपल बन जाता है फॉर द सेकेंड ईयर। नाउ प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, यही चीज़ मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में बताई थी कि प्रिंसिपल सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल सेम नहीं रहेगा। अब प्रिंसिपल जो है सेकेंड ईयर के लिए कितना बन जाएगा, दिस वन अमाउंट जो आया है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये बन गया हमारा 5300। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा। ठीक है, अब लिखेंगे आई फॉर द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, अगेन P इंटू T इंटू R अपॉन 100। अब प्रिंसिपल कितना लिखेंगे 5300 इंटू टाइम, अगेन 1 ईयर, क्योंकि ईयर हम 1 लिखे ही करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे ईयर हम टाइम जो है 2 नहीं लिख देंगे, पहले 1 साल हो गया, फिर 1 साल हो गया, टोटल 2 हो गए। अगर 3 साल होता तो 1 साल 1 साल 1 साल, एक और बारी हमें करना होता। ठीक है, ये हो गया 6, उसके बाद नीचे आ गया हमारा 100, 2 0 से 2 0 कटी। अब 53 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6 12 18 1 5 6 30 31। तो हमारा इंटरेस्ट इस केस में आ गया ₹318। तो दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब क्या लिखेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना होगा, अगेन P प्लस आई। अब P कौन सा लिखेंगे, जो सेकेंड ईयर में P लिया था। सेकेंड ईयर में P कितना लिया था 5300 प्लस इंटरेस्ट कितना है सेकेंड ईयर के, सेकेंड ईयर में 318। तो ये कितना बन जाएगा 5300 और 318, तो कितना बनेगा ₹5618। ये हमारा बन जाएगा अमाउंट। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो निकाला था वो हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स के लिए आया था 5600 और यहाँ पे आया 5618। इसका मतलब जो इंटरेस्ट लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ज़्यादा लगता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमारा जो इंटरेस्ट आया था दैट इज 600। अब यहाँ पे अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A माइनस P। अब A कितना आया एंड में, A आया हमारा एंड में 5618 माइनस करिए P कौन सा माइनस करेंगे, जो ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में था 5000। तो कितना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ₹618, जबकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 600। ठीक है, तो ये होता है प्रोसीजर फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है। येस, दिस इज़ वेरी लेंदी। ये तो सिर्फ मैंने 2 ईयर्स के लिए निकाला है। मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में ये 4 ईयर्स का आ जाए तो आपका आधा टाइम तो एक सम करने में ही निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है कि
हम इस मेथड को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको डिफरेंस बताया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन अब हमें इस मेथड से नहीं करना सम, हम कोई और मेथड चाहते हैं जिसमें हमारा जल्दी हो जाए। दिस इज़ वेरी लेंदी, दो ये लेंदी है बट इसमें कभी भी कैलकुलेशंस में गलती नहीं होगी आपकी, लेकिन हाँ हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बहुत लेंदी है, टाइम बहुत लगेगा। तो अब क्या है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला लेते हैं जिससे कि आपको एक ही फॉर्मूला मिल जाए जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर CI, A इक्वल्स टू P 1 + R/100 एंड दिस इज N। अब ये क्या है A, ये फॉर्मूला है अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। अमाउंट निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला हो गया, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज रेट, ठीक है, रेट पर एनम, एंड दिस इज टाइम, और जो टाइम जो है ये ईयर्स में होता है, राइट। उसके बाद जब आपका A आ जाएगा तो आप CI निकालेंगे। CI कैसे निकालेंगे, कंपाउंड A - P करके, राइट। तो ये फॉर्मूला है CI का। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि टाइम जब हाफ ईयरली दे रखा हो या 1.5 ईयर्स दे रखा हो, तो आपको अलग अलग चीज़ें हैं CI के अंदर भी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम सिर्फ CI ही डिस्कस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो आप पार्ट 2 में देखिएगा, उसका लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट यू मस्ट वॉच दैट बिकॉज दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए बिकॉज आई रियली नीड द सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।